सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी होगा, पढ़ना भी होगा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है कि केवल सोचने से हमें कोई भी तमन्ना है, कोई भी मंजिल है, वो हमें नहीं मिल सकती। अगर हमें कोई भी मंजिल पानी है, कोई भी हमें निर्धारित लक्ष्यों को पाना है, तो हमें पढ़ना भी होगा, नेक राहों पर चलना भी होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त सूरजमल राठौड़, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं रीड स्पेशल लेवल फर्स्ट या सेकंड की भाषा फर्स्ट या सेकंड हिंदी के रूप में। और आप जैसे थंबनेल में देख पा रहे हो, वर्ण विचार का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने वर्ण विचार से संबंधित वीडियो शुरू किया था और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारी चर्चा कर रहे थे। तभी एक टेक्निकल इश्यू के कारण हमारा वीडियो बीच में रुक गया था। वहीं से मैं अपनी कक्षा को शुरू करता हूं और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जैसे ही इस YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपकी नोटिफिकेशन बार पर आ जाए और उसका आप आनंद उठा सके। तो शुरू करता हूं मैं आज का हमारा वीडियो। थंबनेल के अनुसार वर्ण विचार की सेकंड कक्षा हम लगातार इस YouTube चैनल पर ये जो हमारी भाषा है उसको पढ़ रहे हैं और मैं बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा था। एक बार मैं वहाँ तक आपको लेके जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न, वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से थे? मैंने लास्ट क्लास में महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों पर चर्चा की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। और आपसे पूछा था मैंने, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो यानी सार्थक इकाई शब्द है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हमने बात की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कुछ ना कुछ भावार्थ निकलता हो, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो, उसे हम कहते हैं वाक्य। और लास्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई हम किसे कहते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। और हम जब वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हम भाषा का निर्माण करना सीख जाते हैं, निबंधों का निर्माण करना सीख जाते हैं। आपके जो अनुच्छेद होते हैं, लेख होते हैं, कहानी होते हैं, नाटक होते हैं, उनका हम निर्माण करना सीख जाते हैं। तो भाषा की बड़ी इकाई कौन सी होगी? भाषा की जो बड़ी इकाई होने वाली है वो वाक्य होने वाली है। उन्हीं 6 प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। तो वहीं से हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। और हमने वर्ण की परिभाषा के बारे में बात कर ली थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अविभाजित, जो अखंडित हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया था। अब मैं बात करूं वर्णों की संख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, और लेकिन मैं आपको दोनों तीनों तरीक़ों से बताने वाला हूं। लेकिन हमारी जो ऑथेंटिक संख्या क्या है, मानक संख्या क्या है, या कौन सा उत्तर सही माना जाता है, उसकी भी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आपसे पूछ ली जाए वर्णों की संख्या कितनी है, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता, सीधा संख्या पूछ ली जाए, तो हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो कितना रहेगा? 44 रहेगा। क्यों रहेगा गुरुजी 44? इसका उत्तर तो मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रचना आती है, हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक आती है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि 44 होती है। मैंने आधार ग्रंथ कौन सा लिया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में वर्णों की संख्या 44 बताई गई है। मूल संख्या या वर्णों की संख्या 44 बताई गई है। लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार हटके पूछ लिया जाए कि वर्णों की
वर्णों की कुल संख्या, ठीक है, या वर्णों की परिष्कृत संख्या या फिर वर्णों की मानक संख्या कितनी होती है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, क्या क्या, वर्णों की कुल संख्या, और आपको दिखाई दे रहा है वर्णों की परिष्कृत का मतलब शुद्ध रूप से, यानी अब लास्ट में अब कितने हमारी जो लिपि है उन्होंने एक्सेप्ट कर रखे हैं, उनकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद में ये कह रहा हूँ मानक संख्या कितनी होती है। तो तीनों के लिए आपका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा गुरुजी की 52 होती है। सर आप कह रहे हो कि वर्णों की जो संख्या 44 है वो किस आधार पे है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुस्तक के आधार पर है। वहाँ पर पाठ्य पुस्तक मंडल की जो पैनल है, जो कमेटी है, वहाँ पर जो विद्वान है उन्होंने ये कहा 44 होती है, लेकिन वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ये किस आधार पर है, ये हिंदी निदेशालय 1966 का जो ग्रंथ है, हिंदी निदेशालय 1966 का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। आप पढ़ोगे जब आपको बहुत सारी किताबों में आपको इस तरीके की संख्या मिलेगी। 44 मैंने आपको बता दी, इसके बाद में मैंने आपको 52 बता दी, हो सकता है आपको 50 भी मिल जाए, हो सकता है 46 भी मिल जाए, हो सकता है 48 भी मिल जाए। ठीक है, ये सारी संख्याएं हैं। जब तक हम लास्ट में वर्णों का वर्गीकरण पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। 44 तो मैंने बता ही दिए हैं, और जब वर्णमाला के बारे में मैं बताऊंगा 44 कौन थे, जो स्वर और व्यंजन को मैं अलग अलग करूंगा तो उस टाइम आपको मैं 44 के बारे में भी बताऊंगा, और मैं आपको लास्ट मेरा जो वर्णों का वर्गीकरण होगा उसमें मैं 52 भी बताऊंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, कौन से 50 होते हैं, कौन से 46 होते हैं, कौन से 48 होते हैं, उनकी भी बात मैं आपको बता के जाने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप जरूर वीडियो देखोगे। ठीक है, एक बार के लिए आपको जो वर्णों की संख्या है वो 44 मान लेनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पुस्तक के आधार पर आपको वर्णों की जो कुल संख्या है, परिष्कृत संख्या है और मानक संख्या है वो 52 मान लेनी है। किस आधार पे माननी है आपको, हिंदी निदेशालय 1966 का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के आधार पर आपको 52 संख्या मान लेनी है। मैं आपको 44 52 के बारे में बताने वाला हूँ, 50 कौन से मानेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, 46 कौन से मानेंगे उनके बारे में बताने वाला हूँ, 48 के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि आप स्क्रीन नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, नेक्स्ट स्टेप पर हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम वर्णों की संख्या के ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, हम पूरी तरीके से वर्णमाला के अंदर इनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, 44 कौन से होते हैं और 52 कौन से होते हैं। तो आपके सामने एक शब्द आ रहा है बारी बारी से, वर्णमाला। गुरुजी ये वर्णमाला क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको याद रखनी है। वैसे आप सभी परिचित हो वर्णमाला से, क्योंकि जब हमने छोटे कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में हमने एडमिशन लिया था तो हमें सर और मैडमों ने यही सिखाया था कि हमें वर्णमाला याद करके आनी है, वर्णमाला याद करके आनी है। तो वो वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं वर्णमाला, तो उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, बिल्कुल कम शब्दों में अगर हमारा जो जवाब रहेगा वो ये रहने वाला है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, आपके सामने ये जवाब था कि वर्णमाला क्या है, तो मैंने आपको बताया अगर वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है। अब गुरुजी हमारा व्यवस्थित क्रम से क्या तात्पर्य रहने वाला है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। व्यवस्थित क्रम से हमारा मतलब क्या है कि ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आ आएगा, देखिए क आएगा, यहाँ पर ग आएगा, फिर घ आएगा, यानी ये जो सीक्वेंस है, ये जो क्रम है, पहले ए आएगा, फिर आ आएगा, फिर हर्ष हो, फिर दीर्घ ई आ जाएगी, फिर हर्ष उ, फिर दीर्घ उ आ जाएगा, फिर री ए ऐ ओ औ। इस तरीके से जो हम इनको एक सीक्वेंस के आधार पर हम पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित क्रम। सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं, उसके बाद में हम व्यंजन पढ़ते हैं, उन्हें ही हम व्यवस्थित क्रम कहते हैं। और उसे पूरी घटनाक्रम को हम जो आपके सामने रूप निकल कर आता है, उस रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है, वर्णमाला होता है। ठीक है,
अब बात करें हम वर्णों के प्रकार के ऊपर कि वर्णों के जो भेद होते हैं, वर्णों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से आपके यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको कौन से प्रकार मानने हैं। बात करें हम वर्णों के प्रकारों की, बात किसकी करने वाले हैं अभी, वर्णों के प्रकारों की। अब कितने वर्णों के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, भाग होते हैं, तो किसी भी रूप से हमें पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगता होगा। वर्णों के भेद, नेट की जो एग्ज़ाम हुई थी उस नेट के एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण का जो पहला क्वेश्चन यही था कि वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 2 3 4, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो आपको जो ऑप्शन चुनना था वो कौन सा चुनना था, 2 चुनना था। तो मैं ये कह रहा हूँ जी वर्णों के जो प्रकार होते हैं, वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए आपके सामने मैं एक फ्लो चार्ट से, एक रेखा चित्र से बताने वाला हूँ कि जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। सबसे पहली अगर बात करी जाएगी तो स्वर, वर्णों का जो पहला भेद होता है जिसे हम कहते हैं स्वर, और वर्णों का जो दूसरा भेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कितने वर्णों की बात हम कर रहे हैं, मैं पूरी की पूरी चर्चा रखने वाला हूँ, 44 पर बात करूँगा। ठीक है, जब भी हम इस वर्ण टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो हम वर्णों की जो संख्या है 44 के ऊपर हमारी बात करेंगे। लेकिन मैं वीडियो जो हमारा ये वर्ण का टॉपिक लास्ट तक जाएगा जिस भी कक्षा में, उस कक्षा में आपको मैं 52 44 48 50 52 के बारे में बताने वाला हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं 44 वर्णों को, और इन 44 वर्णों को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। अब देखिए 44 में से आप क्या कर लो, 11 तो इधर स्वर निकाल लो, क्या कर लो, 11 तो आपको स्वर निकाल लेने हैं। इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके सामने जो 33 है वो व्यंजन निकल कर आएंगे। तो 11 स्वर हो जाते हैं इधर, और आपको 33 व्यंजनों के ऊपर हमारी चर्चा पूरी रहने वाली है। हम 11 स्वर को पूरे वर्ग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और 33 जो व्यंजन होते हैं उनको भी हम पूरी तरीके से पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं कोई एक रीड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास हमारी रीड स्पेशल जरूर चल रही होगी, लेकिन कहीं भी कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप हिंदी व्याकरण का वर्ण का जो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको फुल मिलेगा, कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो 44 हमारे जो वर्णों के भेद हैं उसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट जो हेडिंग रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है, स्वर की रहने वाली है, स्वर का पूरा वर्गीकरण। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग ये डालोगे स्वर का वर्गीकरण। पहली हेडिंग आप डाल लोगे स्वर। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, स्वर। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर कितने कितने होते हैं, स्वर का निर्माण कैसे हुआ, उसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर स्वर की बात करूँ तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। स्वर से संबंधित व्यवहारिक रूप से स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। पहली लाइन आप ये लिखोगे, स्वर स्वतंत्र होते हैं। पहली लाइन या पहली बात अगर मैं स्वर से संबंधित करूं तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। गुरुजी यहाँ पर स्वतंत्र से आपका क्या मतलब है, तो मैं आपको बताऊं, स्वतंत्र का मतलब आज़ाद, खुले, ये किसी की सहायता नहीं लेते, ये अपने आप में पूरे होते हैं। लेकिन जब मैं व्यंजन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते, आश्रित होते हैं। तो आश्रित किस पर होते हैं, वो स्वतंत्र जो स्वर होते हैं उनके ऊपर आश्रित होते हैं। स्वर को मिलाने से वो व्यंजन है वो अपने आप में पूरे होते हैं। तो पहली बात आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं। पहली बात आपसे पूछ लिया जाए स्वर क्या होते हैं, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद में अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि स्वर की परिभाषा क्या होगी, तो आपके हिसाब से कि मैं ये कह रहा हूँ स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते, अपने आप में ये पूर्ण होते हैं, तो परिभाषा में भी हम ये कहेंगे कि वे वर्ण स्वतंत्र। आपके ये जो स्वर है चाहे व्यंजन है, वर्ण तो है ही है, तो परिभाषा में यहीं से शुरू करने वाला हूँ कि वे वर्ण जो मुख द्वारा निकलने वाली प्राण वायु में कोई बाधा उत्पन्न न हो,
कोई भी बाधा स्वतंत्र है, कोई भी बाधा मुश्किल नहीं आने वाली है, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु मुख के अवयवों, ब्रैकेट में मैं लगा देता हूं वाग्यंत्रियों, मुख के अवयवों में कोई बाधा उत्पन्न न हो उसे स्वर कहते हैं। बिल्कुल मैंने विस्तृत रूप से जो स्वर की परिभाषा है उसको आपके सामने रखा है। मैंने ये कहा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु, मुख के अवयव। अब क्या होते हैं मुख के अवयव या वाग्यंत्रियाँ, यानी जो कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, उनमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मैंने बात पहले क्लियर कर दी कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होंगे, व्यंजन है वो आश्रित होंगे। उसकी भी बात हम आगे जब जैसे जैसे व्यंजन में पहुंचेंगे उनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको रखना है कि प्राणवायु यानी जो भी हवा निकलती है, बोलते टाइम जो भी हवा निकलती है वो मुख के अवयवों में कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल है वो उत्पन्न नहीं होने देगी, अर्थात उनका जो उच्चारण है वो आसानी से किया जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अब बात करें कि ये परिभाषा तो आपने ये विस्तृत रूप से जान ली, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ संकुचित शब्दों में स्वर की परिभाषा और क्या हो सकती है, तो मैं एक लाइन आपके सामने और रख देता हूँ। संकुचित अर्थ यानी कम शब्दों में अगर स्वर की परिभाषा अगर हमें लेनी है तो वो कौन सी होगी, तो उसकी भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण से किया जाए। क्या लिखा है? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण से किया जाए, अर्थात जिनमें और किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल स्वर की आवश्यकता होती। अब बात करें इनकी संख्याओं की। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि स्वरों की संख्या क्या होती है। गुरुजी आप बताओ कि फाइनल रूप से जो स्वरों की संख्या होगी वो कितनी होगी। हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या रहने वाला है? 11 रहने वाला है। क्या रहेगा? स्वरों की संख्या 11। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विभिन्न पुस्तकों में 10 और आपने पढ़ा होगा विभिन्न पुस्तकों में 13। 11 भी आपको मिलता है, 13 भी आपको मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्वरों की संख्या है वो क्या माननी है आपको? केवल और केवल 11 माननी है। 10 को नहीं मानोगे, 13 को नहीं मानोगे। गुरुजी 10 और ये 13 क्या है? तो ये 10 और 13 क्या है उसके को भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और कौन सी संख्या हमें फाइनल रूप से माननी है उसकी भी बात मैं करने वाला हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको आप नोट डाउन करोगे। तो अपने नेक्स्ट बात करेंगे स्वरों की संख्या के ऊपर, और एक एक छोटी बात को हम यहाँ पर करने वाले हैं स्वरों की संख्या के ऊपर। ठीक है, दोबारा से मैं हेडिंग आपके सामने रख रहा हूँ, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। और मैंने आपको क्या कहा? 3 तरीके के उत्तर आपको इससे संबंधित मिल सकते हैं। 11 ऑप्शन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 11 भी आपको मिल सकता है, आपको 10 भी मिल सकता है,
और आपको 13 यानी 13 भी मिल सकता है। लेकिन आपका जो उत्तर अड़िग उत्तर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपका जो उत्तर रहेगा वो डबल क्लिक कर देता हूं मैं यहाँ पर 11। और ये 11 कौन से हैं, ये 13 कौन से हैं, ये 10 कौन से हैं, उसकी भी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए हम बात कर रहे हैं स्वर की, और ये जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं, इसका उच्चारण भी किस तरीके से किया जाता है वो भी मैं आपके सामने करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको इसी क्रम में इन्हीं स्वरों को नोट करना है, और ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको मैं लिपिबद्ध करके लिखूं, ताकि आप भी इसको नोट डाउन करो तो आप भी लिपिबद्ध करके इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में आपका ए आ जाएगा, आई, ओ और औ। देखिए अब इसकी अपने काउंटिंग करेंगे। उच्चारण मैं पहले कर देता हूं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 स्वर होते हैं उनको उच्चारने से होता है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 स्वर होते हैं इन्हीं 11 स्वरों को आपको मानना है। अब 10 की बात मैं अगर करूं कि कालांतर समय में अगर बात करी जाएगी तो आपका जो ये री स्वर था उसको काउंटिंग नहीं किया गया। ये जो री स्वर था उसको काउंटिंग नहीं किया गया। इस कारण से कुछ विद्वान हैं वो स्वरों की जो संख्या है वो 10 मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो री है वो संस्कृत से आई है, और संस्कृत है वो हमारी भाषा की जननी भाषा है। इस कारण से इन दोनों को हमें मान लेना है, सॉरी इसको हिंदी में मान लेना है। 11 संख्या आपको मान लेनी है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, ये देखिए 11। ठीक है, अब देखिए सर आपने ये कहा कि 10 भी है, 11 भी है और 13 भी है, तो आपने 11 और 10 के बारे में बता दिया, तो 13 क्या है? तो 13 के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें 2 स्वर, 2 वर्णमाला में स्वर और पढ़ाए जाते थे, और वो क्यों पढ़ाए जाते थे उसकी भी बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ। आपको पढ़ाया जाता था ये वाला, और जिसे हम अंग अंगूर के नाम से जानते थे, और इसे हम अडे खाली के नाम से जानते थे। ठीक है, उस समय हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब ये हमारे लिए अंग अंगूर और अने खाली था। लेकिन आप अभी मास्टर बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो ये क्या है इन दोनों के बारे में भी आपको जान लेना है। क्यों हम इनको स्वरों में नहीं गिनते? तो स्वरों में नहीं गिनते तो गुरुजी ये है क्या, तो इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए ये ए स्वर आपने अभी पढ़ा, ये इधर वाला ए स्वर आपने पढ़ा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, आपको ये बिंदी दिखाई दे रही है। इसी बिंदी को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए इस ए अंगूर को पढ़ा गया। लेकिन इसका नाम क्या है यहाँ पर? इसका नाम है अनुस्वार। इसका नाम क्या है? ये अनुस्वार है अपने आप में। इसी अनुस्वार को समझाने के लिए वहाँ पर अंग अंगूर पढ़ा गया। उसके बाद में देखिए आपने ये ए भी पढ़ लिया इधर हमने, तो दोबारा से इधर स्वर काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या दिखाई दे रही है? इधर 2 बिंदी दिखाई दे रही है। तो इनका 2 नाम होता है, वो आपको पता ही होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, तो अंग अंगूर अनुस्वार के लिए पढ़ाया गया, और ये जो अना खाली है वो विसर्ग के लिए पढ़ाई गई। तो इस प्रकार से हम ये अनुस्वार और विसर्ग को ही पढ़ते हैं। इस कारण से हम स्वरों की जो मूल संख्या होती है 11, उसमें हम इनको काउंट नहीं करते हैं। तो काउंट हम इसमें नहीं करेंगे तो इनका नाम क्या होगा, कहाँ पर हम इसको रखने वाले हैं, इनका महत्व क्या है, इनकी काउंटिंग कहाँ होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ये अंग ए के ऊपर जब बिंदी लगी हो तो उसे हम अनुस्वार कहेंगे, और ए के आगे 2 विसर्ग लगी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी ए के आगे 2 ये बिंदी लगी होगी तो हम उसे विसर्ग कहेंगे। इन दोनों का संयुक्त रूप से हिंदी व्याकरण में एक नाम है। पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसटीसी की लास्ट परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था, ये जो 2 वर्ण होते हैं उनका नाम क्या होता है, या फिर इन वर्णों का नाम बता दिया और इन वर्णों को पहचानना बता दिया। तो आपका जो उत्तर रहेगा इन वर्णों के नाम से संबंधित
अयोगवाह ध्वनियाँ। ये क्या होती है? अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। परीक्षा में ये पूछा गया था निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती है, और जिसके ऑप्शन में ये दोनों थे उसको सही माना था। ये वास्तव में यही था। बिना योग के वहन नहीं किया जा सकता। इनको बिना योग के वहन नहीं किया जा सकता कहने का मतलब है अनुस्वार है। अब देखिए इन दोनों के मायने निकलते हैं। इनको ए के साथ ही क्यों रखा गया? हमने व्यंजन में इनको क्यों नहीं पढ़ा? मैं बिल्कुल गहरी बात यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो अयोगवाह इसका तात्पर्य है कि ये बिना योग से वहन नहीं किए जा सकते। ये जो दोनों हैं वो बिना योग से वहन नहीं किए जा सकते। आप लिख सकते हो इसका अर्थ बिना योग से वहन नहीं किए जा सकते। बिना योग से ये वहन नहीं किया जा सकता। कैसे? क्योंकि हमने इस अनुस्वार को लिखने के लिए हमने किसका योग किया? स्वर का योग किया। इनको लिखने के लिए हमने किसका योग किया? हमने स्वर का योग किया। तो इनके यहाँ पर गहरे मायने निकलते हैं, गहरा आशय निकलता है। वो मैं आपको गहरी बात बताने वाला हूँ। कभी भी आप हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में जब अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करोगे वो हमेशा स्वर के साथ ही प्रयोग होंगे। स्वर के साथ ही प्रयोग होंगे। अनुस्वार है चाहे विसर्ग है, आप व्यंजन के साथ में कभी भी इनका प्रयोग नहीं कर सकते। आपको उदाहरण भी बता रहा हूं मैं। केवल और केवल इनका स्वर के साथ प्रयोग होगा, तभी तो हमने स्वर के साथ में उनको पढ़ा। अब आपके सामने एक नाम आता है पंकज। ठीक है, आप पहले रूप में इस शब्द को देखोगे, पंकज, और ये जो पै आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है? एक बिंदी दिखाई दे रही है, एक अनुस्वार दिखाई दे रही है। तो आपको गुरुजी ये तो व्यंजन पर लगा दी, आपने क्या कर दी? व्यंजन पर लगा दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के साथ ही प्रयोग होगी। अनुस्वार स्वर के ऊपर और विसर्ग स्वर के अंत में प्रयोग होने वाली है। पंकज है, आप इसका वर्ण विन्यास कर दीजिए, तब आप इस बात को बिल्कुल समझ पाओगे। इस नाम का जब हमने वर्ण विन्यास किया तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। पै हलयुक्त और ए अनुस्वार युक्त और कै ए ज ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर मिली आपको अनुस्वार? आपको अनुस्वार है वो स्वर के ऊपर मिली। इन्हीं दोनों चीज़ों को समझाने के लिए स्वर में हम अनुस्वार और विसर्ग का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल आराम से आपको इस तथ्य को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, मैंने ये कहा संख्या 11 माननी है। ये जो आपको 11 संख्या दिखाई दे रही है, ये कि ये मानोगे आप। ठीक है, 10 का अगर सवाल पूछा जाए आपसे, आपको उत्तर तो नहीं मानना है, लेकिन आप 10 क्लियर करना चाहोगे तो कैसे? आप इसको हटा दोगे, री को हटा दोगे, बाकी जितने भी स्वर बचते हैं वो 11 होते हैं। और 13 की बात जब आती है तो इन 13 में हम क्या करते हैं? इस 13 में हम ए अनुस्वार और ए विसर्ग को साथ में पढ़ते हैं, तो ये संख्या 13 हो जाती है। मानक संख्या 13 यहाँ पर नहीं होती है। ये वाला आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण होने वाला है, वो किस तरीके से हम स्वरों के का अध्ययन हम करने वाले हैं, उसकी भी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे अभी स्वरों का वर्गीकरण। हम स्वर के जब प्रकार पढ़ेंगे, ये जो 11 स्वर हैं इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रकार इसके कितने होते हैं, किस किस तरीके से ये काउंटिंग किए जाते हैं, उसकी भी बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग आप ये डालोगे, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में हम किस किस तरीके से
स्वर को पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से स्वर है वो पूछ लिए जाते हैं कि जीवा की स्थिति के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तब हमारे समस्या आ जाती है। रेट में ऐसा नहीं पूछा जाएगा सेकंड लेवल में, फर्स्ट लेवल में ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वर्णों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रेट फर्स्ट लेवल में आए हुए हैं, तब मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए पहला जो प्रकार है किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्णों की जो स्वरों की उत्पत्ति है उनकी बात हम करेंगे। तो पहली हेडिंग आप क्या डालोगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। अभी मैं इनके क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा, काल, समय या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद, दूसरा प्रकार हम ये पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं जिह्वा या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो जीवा की स्थिति के आधार पर भेद रहने वाला है। नेक्स्ट की बात अगर मैं करूंगा, मुख की आकृति, मुख की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेदों के बारे में अगर हम बात करेंगे, उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात मैं अगर करूं, पांचवा क्वेश्चन, जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर अगर स्वरों के भेदों की बात करेंगे तो उसको भी मैं अभी क्लियर करवाने वाला हूं। नेक्स्ट बात करूंगा मैं ओष्ठ या होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अगला क्वेश्चन ये है हमारा ओष्ठ या होठों की स्थिति के आधार पर। और लास्ट प्रकार से हम क्या पढ़ने वाले हैं, सातवां जो प्रकार रहने वाला है वो अनुनासिकता, अनुनासिकता या नासिकता के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। ये जो 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। देखिए 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे स्वर के भेद अगर पूछ लिए जाए तो आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, 3। अब 3 कौन से होते हैं, हम एक एक प्रकार को अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप चिंता मत करिएगा कि 3 कौन से होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर और यौगिक स्वर और संयुक्त स्वर तीनों होते हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। काल, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। काल आ सकता है, मात्रा आ सकता है, समय आ सकता है, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के जो भेद होंगे वो 2 होंगे। जिह्वा या जीभ की स्थिति, यानी जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ की स्थिति कैसे कैसे होती है, आगे से बोले जाते हैं या बीच में से बोले जाते हैं या लास्ट सिरे से बोले जाते हैं, उस स्थिति के आधार पर जब हम स्वर की बात करेंगे तो वो 3 प्रकार के स्वर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा, मुख की आकृति, मुख की स्थिति। जब ए को बोलते हैं, मुख आपका कितना खुला, ज़्यादा खुला या कम खुला, उस स्थिति के आधार पर हम स्वरों की बात करें तो 4 प्रकार के
आपके भेद होते हैं। इन सब की बात मैं अलग अलग करने वाला हूँ। जाति के आधार पर, यानी जो 11 स्वर होते हैं उसको हम कौन सी जाति में रखने वाले हैं, उस आधार पर हम स्वर की बात करें तो आपका जो प्रकार होगा वो 2 होगा। ओष्ठ होठों की स्थिति, होठ किस प्रकार से अपना रूप ले लेते हैं। ओष्ठ हमारे जो होठ है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो कैसा रूप ले लेते हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो वो 2 प्रकार से अपना रूप ले लेते हैं। तो स्वर के जो भेद होंगे वो 2 प्रकार से होने वाले हैं। लास्ट प्रकार है अनुनासिकता या नासिकता के आधार पर, कोई नाक से बोले जाते हैं या नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, तो उनके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो वो कितने प्रकार आपके सामने होंगे, 2 प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार से ये जो 7 प्रकार हैं, और 7 प्रकार में हम 3 उत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार के स्वर होते हैं अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम काल मात्रा उच्चारण में लगने वाले स्वर होते हैं वो 2 होते हैं। जिह्वा या जीभ की स्थिति में 3 होते हैं। मुख की आकृति, मुख की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। और हम जाति के आधार पर अगर स्वरों की बात करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ या होठों की स्थिति के आधार पर हम बात करेंगे तो फिर 2 प्रकार के होते हैं। और अनुनासिकता या नासिकता के आधार पर हम स्वरों की बात करेंगे तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताओगे आपका जो रिव्यू है, या फिर आपको कोई इनसे संबंधित बात छूट जाती है तो मुझे ज़रूर आप लिख के बताओगे, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ सम्मिलित करने वाला हूँ। आज की चर्चा में हमारे पार्ट नंबर 2 में यहीं तक बात करेंगे, और वर्ण विचार का जो तीसरा पार्ट होगा यहीं से मैं शुरू करूँगा, और इन सब की हम डिटेल अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।